अब करना है एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। तो पहले तो एनसीईआरटी बुक देख लेते हैं कि भाई ये कैसी दिखती है, क्योंकि कई बच्चे ऐसे होते हैं जो कि मैंने ये देखा है, उनसे पूछो तो वो कह देते हैं, स्पेशली प्राइवेट स्कूल के कई बार बच्चे होते हैं, हमने एनसीईआरटी बुक कभी देखी ही नहीं, मतलब हमें ना पढ़नी नहीं आती है। तो लेकिन यहीं से पढ़ना है, और एक-एक जो क्वेश्चन है ना, वो इसी में से पूछा जाता है, पर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि वो कहाँ से पूछा गया है। तो लेकिन इसीलिए मैं कह रही हूँ बुक भी देखिए। तो इस में ना 2 टॉपिक हम करेंगे। पहला करेंगे एल्डिहाइड और कीटोन, उसके बाद हम करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड। ये जो चैप्टर है इसके अंदर जो रीजनिंग के क्वेश्चन है, वो 2-3 टॉपिक्स हैं, सिर्फ उन्हीं में से ही आते हैं। ठीक है, वैसे जैसे अल्कोहल और फिनॉल्स या ईथर में काफी ज्यादा रीजनिंग थी, इसके अंदर क्या है, ये लेंथी चैप्टर है, इस हिसाब से नहीं कि इसमें बहुत ज्यादा रीजनिंग है, मतलब इसमें रिएक्शंस काफी सारे हैं, और ऑलमोस्ट जो रिएक्शंस है ना, वो कुछ ऐसे रिएक्शन है जो अल्कोहल में हम ऑलरेडी कर चुके हैं, पर यहाँ पे ना हालांकि बुक में उन्होंने सिर्फ इतना लिखा हुआ है कि दिस वी हैव ऑलरेडी डन, लेकिन मैंने जो है वो फिर भी लिख दिए हैं ताकि जो है आपको पता लगे। पहले तो ये बुक देख लेते हैं। मैं इसमें स्टार्टिंग में अगर आप देखेंगे, इन्होंने सबसे पहले ये एल्डिहाइड और कीटोन की बात की है, उसके नोमेनक्लेचर की बात की है। ठीक है, उसके बाद एल्डिहाइड और कीटोन की, तो मैं एक बारी आपको बुक दिखा देती हूँ। तो पहले एल्डिहाइड और कीटोन की इन्होंने बात की, और पूरा चैप्टर आपके कोर्स में है, कोई भी चीज इस चैप्टर में डिलीटेड नहीं है। फिर ये प्रिपरेशन दे रखी है एल्डिहाइड और कीटोन्स की। देन अगर आप देखें फिजिकल प्रॉपर्टीज दी हुई हैं, तो चैप्टर को 2 हिस्सों में करना है हमने, पहला एल्डिहाइड और कीटोन, फिर दूसरा कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड बहुत ही छोटा सा टॉपिक है। फिर ये केमिकल रिएक्शंस दिए हुए हैं एल्डिहाइड और कीटोन के। तो ये अभी उसी के रिएक्शंस हैं एल्डिहाइड और कीटोन के। इनमें अभी मैं आपको जब बताऊंगी कि कौन से रिएक्शन इंपॉर्टेंट हैं, फिर उसके बाद यूजेस ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। देन आपका ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये मैं आगे ले जाती हूँ इसको, इसमें भी सेम वही है, बड़ा छोटा सा टॉपिक है ये। हाँ, इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर के जो भी बैक के क्वेश्चन है जितने भी, वो सारे आपने करने हैं। नेमिंग जो है मैंने आपको पहले ही बोल दिया कि हम बिल्कुल एंड में थोड़ी बहुत अभी बताएंगे, उसके बाद एंड में जितने भी चैप्टर्स की नेमिंग है उसी को हम जो है प्रैक्टिस करके देखेंगे और बताएंगे कि जो है नेमिंग में अगर कोई एक आधा नया पॉइंट होता है तो वो आपसे डिस्कस कर लेंगे। बाकी नेमिंग को छोड़ के जितने भी क्वेश्चंस हैं, इसके जितने भी क्वेश्चंस है, इवन जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है पूरी 12th की, इसके बैक के क्वेश्चन यहाँ पे अगर आप देखेंगे, कुछ ये इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर, एक मिनट, हाँ जी, यहाँ पे देखेंगे कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, जैसे ये क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है, 11 दिया हुआ है, इसमें आइडेंटिफिकेशन वाले क्वेश्चन है, फिर ये इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर दिया हुआ है, हालांकि हम इन सबको डिस्कस करेंगे, या फिर डिस्टिंग्विश टेस्ट भी दिए हुए हैं। उसके बाद आपका ये जो है ये जो चैप्टर है ये इंपॉर्टेंट है, और इसके एनसीईआरटी के क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, सब चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लीजिएगा ठीक है ना, कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, इसमें काफी सारी एक्सप्लेनेशन है। कई बार कुछ बच्चे एनसीईआरटी नहीं देखते हैं, तो वो कहते हैं ये क्वेश्चन कहाँ से आया, वो पीछे से कहीं से आ जाता है, या बीच में से किसी एक जगह पे उसके बारे में छोटा सा लिखा होता है और वहां से आ जाता है, फिर कहते हैं कि हमें तो समझ ही नहीं आया, अच्छा ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन था, तो वो चीज आप ध्यान रखिएगा कि एनसीईआरटी हमने फॉलो करनी है। तो सबसे पहले तो हम इसका थोड़ा स्ट्रक्चर डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी को बोला है ना कि जब भी आप क्वेश्चन करते हैं, मान लो मैंने आपको बोला हुआ है फॉर्मिक एसिड, अब आपको मैंने कुछ क्वेश्चन पूछा है कि फॉर्मिक एसिड मान लो उससे कोई रिलेटेड कोई एक्सप्लेनेशन पूछी है, कोई रीजन पूछा है, या मैंने पूछा है कि भाई कन्वर्जन कर, मतलब करने के लिए बोला है, किसी भी कंपाउंड से इसको बनाने के लिए बोला है, तो अब मान लो फॉर्मेसिटी नहीं पता,
आपको फॉर्मिक एसिड जो सेकंड बुक है इसकी जो वेटेज है 50% है। तो बेटा 50% वेटेज अगर मिलेंगे, या तो क्वेश्चन पूरी तरह से ठीक होता है या गलत होता है। आपने मान लीजिए बेंजीन रिंग बनानी थी आपको, और वहां पे आप बीच का सर्कल लगाना भूल भूल गए। अगर मान लो जो केमिस्ट आपको पता है वो गलत हो जाएगा, लेकिन मान लो कोई दूसरा बंदा है वो कहेगा बच्चे ने सर्कल ही तो नहीं लगाया, वैसे तो पूरा सही लिखा है। तो बेटा वो बेंजीन रिंग है, और अगर बीच में जो आप बीच में वो सर्कल लगाते हैं बेंजीन के, या डबल बॉन्ड वगैरह बनाते हैं, अगर वो नहीं बनाए वो तो साइक्लोहेक्सेन हो गया ना। तो इसलिए इसके अंदर जो है पूरे मार्क्स मिलते हैं, और बहुत ही सिंपल है। ठीक है, अब इसको डिस्कस कर लेते हैं एक एक क्वेश्चन जो है शुरू का। पहले तो मैं एनसीईआरटी से ही बताऊंगी। तो बेटा इसमें हम पढ़ने वाले हैं एल्डिहाइड और कीटोन्स को, और कार्बोक्सिलिक एसिड और उसके डेरिवेटिव्स को। कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव्स के बारे में मैंने पहले भी बताया था। आपने एक चीज ध्यान रखनी है, ये जितने भी कंपाउंड हैं सब में सी डबल बॉन्ड ओ प्रेजेंट है। हालांकि जो एसिड है उसके सी डबल बॉन्ड ओ, उसका जो ये बॉन्ड होता है ना, ये थोड़ा सा अलग होता है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। क्योंकि कुछ ऐसे रिएक्शंस होते हैं जो एल्डिहाइड और कीटोन देते हैं लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं देते हैं। रिएक्शन होता है, वैसे मैं वो आपको अभी बता देती हूँ, अगर आपको नहीं समझ में आएगा कोई बात नहीं, हम उसे आगे डिस्कस करेंगे। वो रिएक्शन है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। मतलब यहाँ पे ये बॉन्ड हटकर जो है यहाँ पे एडिंग हो जाती है, यहाँ पे कुछ एडिशन हो जाती है। तो ये जो रिएक्शन है ये सिर्फ एल्डिहाइड और कीटोन देते हैं। अब अगर देखा जाए कार्बोक्सिलिक एसिड जो हो गए, लेकिन ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है ये वो रिएक्शन नहीं देते हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो ये क्वेश्चन भी आता है, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे, पर फर्क है थोड़ा सा। ठीक है, इसीलिए एल्डिहाइड और कीटोन को अगर हम देखें भाई, ये अगर दोनों ही एच हैं, अगर सी से जुड़ने वाले बाकी जो दोनों ग्रुप हैं वो एच एच हैं, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये एल्डिहाइड है। इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ। कई बार ना कुछ बच्चे क्योंकि जल्दबाजी में भी करते हैं, या कई बार पेपर में घबरा जाते हैं, या फिर सोचते हैं पहले ही अपने कॉन्फिडेंस नहीं रखते, तो वो क्या करते हैं, ये मान लो मैंने ये दो कंपाउंड दे दिए, इस तरह से लिख दिया, वो समझ जाएंगे अच्छा ये कार्बोनिल कंपाउंड है। ऐसे लिख दिया तो फिर वो जो है गलती कर जाते हैं। तो ये दोनों सेम है, लिखने का तरीका डिफरेंट है। इसको मैं एक और तरीके से लिख सकती हूँ, ऐसे भी लिख सकती हूँ। अब अगर कोई बच्चा तुम में से बोल रहा हो ये मैडम क्या छोटी सी बातें बता रहे हैं, तो क्योंकि ये गलतियां होती हैं इसलिए मैं बता रही हूँ कि भाई इस तरह से लिखा हो यहाँ पे, ऐसे मैंने पूरे हर एक बॉन्ड को रिप्रेजेंट किया हो, या ऐसे लिखा हो शॉर्ट फॉर्म में, या इस तरह से लिखा हो, एक ही बात है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रख लीजिएगा आप, यहाँ कई बार ऐसे भी लिखा होता है। तो ये एल्डिहाइड है, और ये कौन सा एल्डिहाइड है भाई, इसमें एक ही कार्बन है तो मिथ, बाकी सिंगल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड, कोई बच्चा मुझे ये बोले कि ये तो डबल बॉन्ड है, हमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड देखना है। अभी वैसे तो कार्बन कार्बन बॉन्ड है ही नहीं, तो एन। अब ये एल्डिहाइड ग्रुप है, तो पीछे नाम जो है वो अल पे खत्म होता है, ए एल पे, मीथेनल। ये हो गया इसका आयुपेक नेम, और इसका कॉमन नेम जो बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड है ना, इसका कॉमन नेम आप याद रखिएगा, फॉर्मेल्डिहाइड है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन इसी से रिलेटेड आएंगे। आज हम कुछ ज्यादा नहीं करेंगे क्योंकि एकदम नई क्लास है चैप्टर की, तो हम उसी हिसाब से करेंगे। एक मिनट, उसके बाद आता है बेटा, अगर मान लो ये जो सी डबल बॉन्ड ओ था, इसके एक तरफ आर है और एक तरफ एच है, मतलब इसको मैं लिखना चाहूं तो ऐसे भी लिख सकती हूँ। तो ये क्या होगा, एल्डिहाइड जिसमें एक से ज्यादा कार्बन है ना। तो ये हमारा एल्डिहाइड ग्रुप हो गया। वो भी एल्डिहाइड था, जो फॉर्मेल्डिहाइड था वो भी एल्डिहाइड ही था, उसमें एक कार्बन था। अगर मान लो बेटा दोनों आर आर हो, दोनों आर आर बराबर भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। आर जो है वो आर डैश के बराबर भी हो सकता है, और इट कैन बी डिफरेंट, है ना। तो ये है कीटोन। कीटोन में एक कार्बन वाला कीटोन नहीं मिलेगा, क्योंकि आपका एक कार्बन वाला तो दोनों एच लगाने पड़ेंगे। दो कार्बन वाला कीटोन भी नहीं मिलेगा, कोई दो कार्बन वाला कीटोन होगा ही नहीं। ये आपका एल्डिहाइड है। एल्डिहाइड, इस एल्डिहाइड का जो नाम होता है
क्योंकि देखो जो CHO ग्रुप है उसको प्रेफरेंस मिलती है, नाम है इथेनल, या इसका नाम एसिटल्डिहाइड भी है। ये याद रख लीजिएगा, अभी दोबारा डिस्कस करूंगी, यहाँ पे जगह नहीं है, स्पेस नहीं है, तो आप जो है एसिटल्डिहाइड, इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है, एसिटल्डिहाइड, ये वाले कंपाउंड का। अब बात करते हैं कीटोन की। तो कीटोन में कम से कम कितने कार्बन होने चाहिए, 3। तो तरीका मैंने चेंज कर दिया, तो आप सोचते रहेंगे भाई ये क्या है, सबके साथ नहीं होता, मैं भी आपके साथ ना हो, लेकिन मैं फिर भी बता रही हूँ आप लोगों को। या फिर मैं ऐसे लिख दूं CH3CO CH3, ठीक है, ये एल्डिहाइड है, सॉरी ये कीटोन है। ये जो कीटोन है इसका जो नाम है, अगर देखा जाए भाई CO तो बीच में ही होगा कीटोन का, तो इसका जो नाम है, पोजीशनिंग देने की जरूरत नहीं है, तो बेटा इसका नाम जो है अगर देखा जाए प्रोप, सारे सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के, एन ई नहीं लगेगा, ओन, प्रोपेनोन, वन नहीं बोलते इसको, वन नहीं बोलेंगे, प्रोपेनोन, ओन पे खत्म होगा। इससे आपको समझ में आ जाएगा, जैसे हम डिस्टिंग्विश बिटवीन करेंगे ना, मान लो आपको स्ट्रक्चर नहीं आ रहा बनाना, तो आप उसमें फंक्शनल ग्रुप चेक कर सकते हैं, अभी हम करेंगे इसके डिस्टिंग्विश बिटवीन भी। तो ओन का मतलब है इसमें कीटोनिक ग्रुप है। बाकी पोजीशन आप कहते हैं कि नहीं मैम लगा दीजिए पोजीशन, तो भाई वैसे लगाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इसमें एक ही पॉसिबल पोजीशन है, क्योंकि सी डबल बॉन्ड हो इधर थोड़ी ना हो सकता है, वन पोजीशन पे भी नहीं हो सकता। अगर मान लो वन पे हो गया वो तो एल्डिहाइड बन जाएगा, या इस साइड वाले पे हो गया तो वो भी एल्डिहाइड बन जाएगा। अच्छा, ये जो प्रोपेनॉन मैंने लिखा है, इसको मैं सीधा प्रोपेनॉन भी लिख सकती हूँ। ये जो प्रोपेनॉन बेटा मैंने लिखा है, इसका कॉमन नेम होता है एसीटोन। तो एसीटोन भी याद होना चाहिए कि भाई एसीटोन किसे बोलते हैं। समझ आ गया? यस मैम। तो ये एल्डिहाइड है। बाकी कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या होता है, एक तरफ R होता है और एक तरफ OH होता है। तो ये जो R है ये H के बराबर भी हो सकता है, तो इसको हम आगे डिस्कस कर लेंगे। अभी हम सिर्फ एल्डिहाइड और कीटोन डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। वैसे इस कार्बोक्सिलिक एसिड का नाम है मिथेनोइक एसिड। क्या बोलते हैं इसे, क्योंकि एक ही कार्बन है ना, मिथेनोइक एसिड, और कॉमन नेम है फॉर्मिक एसिड, इसको बोलते हैं फॉर्मिक एसिड, और लिखने का तरीका ऐसे भी रहता है इसे, ठीक है। तो गलत मत करिएगा, ये फॉर्मिक एसिड है। और एक और चलो एसिड डिस्कस कर लेते हैं, ये फॉर्मिक एसिड हो गया, इसको आगे भी करेंगे। मान लो यहाँ पे CH3 हो, मतलब मैंने क्या बनाया, CH3COOH, इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड को एसिटिक एसिड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड। तो इसका नाम याद रखिएगा, कॉमन नेम, ये इंपॉर्टेंट है। बाकी हम एस्टर वगैरह बाद में, मैंने पहले भी बताया था, यहाँ पे इन्होंने लिखा है अगर भाई ये C डबल बॉन्ड O के साथ X ग्रुप लगा हुआ है तो ये असाइल हैलाइड हो गया, या एसिड क्लोराइड जिसे बोलते हैं। एनहाइड्राइड भी हमने पहले आपको बताया था, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी हम एल्डिहाइड और कीटोन से स्टार्ट करेंगे। देन बेटा एक चीज और ध्यान रखनी है यहाँ पे, बाकी एस्टर और अमाइड हम एसिड्स में ही करने वाले हैं। देखिए ये जो एल्डिहाइड और कीटोन्स होते हैं ना, ये बहुत ज्यादा प्लांट और एनिमल किंगडम में पाए जाते हैं। बाकी इनकी फ्रेगनेंस और फ्लेवर होता है इनमें। तो ये कुछ एग्जाम्पल लिखे गए हैं, ये ज्यादातर एल्डिहाइड का ही होता है। ये देखिए ये वेनिलिन है, ये जो कंपाउंड है ये वेनिला बीन्स में प्रेजेंट होता है। वेनिला एक्सट्रैक्ट हम यूज करते हैं ना, वेनिला एसेंस बोल देते हैं, केक्स में यूज करते हैं, पेस्ट्रीज में यूज करते हैं, या कई बार परफ्यूम वगैरह में भी वेनिला बीन्स की जो है, जैसे रूम फ्रेशनर वगैरह हो गए, उनमें भी यूज करते हैं, थोड़ी मीठी स्मेल होती है इसकी। तो ये है वेनिला। ये कहाँ पे वेनिलिन, ये किस में प्रेजेंट होता है, यहाँ लिखा हुआ है, बिकॉज MCQ के क्वेश्चन में आ सकता है ना, इसलिए मैंने आपको ये बता रही हूँ। उसके बाद ये जो सेकंड कंपाउंड है, इसके बारे में तो आप जानते ही हैं, ये फिनॉल से बनता है बाय राइमंड टाइमन प्रोसेस, सैलिसिलिक एसिड। इसका नाम क्या है, सैलिसिलिक एसिड, या अगर आप इसको आयुपैक नेम लिखें 2 हाइड्रोक्सी बेंजेल्डिहाइड, 2 हाइड्रोक्सी बेंजेल्डिहाइड इसका नाम होता है। बाकी बेटा ये मिडोस जो है, मिडो स्वीट से मिलता है। अब ये मिडो स्वीट क्या होती है, मिडो जो होता है, पहली बात तो मिडो, ये इसके बारे में मैंने कल सर्च किया था अच्छे से। अब ये जो मिडो होता है, ये होता है एक तरह का खुला स्पेस जहां पे घास लगी होती है, मतलब एक खेत लगा लो जो पूरा घास या बुशेस से भरा हुआ है, तो वहां पे एक फ्लावर मिलता है, इसको देख लीजिएगा, वो है मेडो स्वीट।
उस फ्लावर में से मीठी मीठी हल्की सी स्मेल आती है, और ये जो मेडो स्वीट होती है इसे क्वीन ऑफ ये मेडो भी बोल देते हैं, या मेडो लेडी ऑफ मेडो भी बोलते हैं इसको, और अलग अलग नाम है। तो मैंने इसके बारे में एक और इंटरेस्टिंग चीज जो है सर्च की थी कि ये जो मेडो होती है ना, मेडो ये जो फ्लावर होते हैं, इसका नाम ना एक कुछ ऐसे करके था, मुझे ध्यान नहीं आ रहा, सिप्रिन ऐसे करके था नाम। आपको याद होगा सैलिसिलिक, एक सैलिसिलिक एसिड बनाया था, उससे हमने एसिटाइलेशन करके एस्पिरिन बनाया था, एस्पिरिन बनाया था ना। तो एस्पिरिन को किससे बनाया था? सैलिसिलिक एसिड से। तो असल में इन्होंने कहा 1800 समथिंग में क्या हुआ कि जो सैलिसिलिक एसिड था जिससे क्या बनाया गया था? एस्पिरिन बनाया गया था। वो जो सैलिसिलिक एसिड था उसको बनाने के लिए उन्होंने ये जो मेडो स्वीट थी इसमें क्या था? ये सैल्साल्डिहाइड, उससे उसको प्रिपेयर किया था, इसलिए एस्पिरिन जो है उसका नाम स्पिरिन। तो आगे हम ए लगा दिया, लेकिन स्पिरिन उससे आया है। तो ये मैंने बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज देखी थी उसमें, तो ये वो मैं आपको बता रही हूँ। बाकी आता है, ये आता है सिनेमेल्डिहाइड। सिनेमेल्डिहाइड दालचीनी, सिनेमन प्रेजेंट होता है। सिनेमन देखा है कभी किसी ने? दालचीनी मसालों में यूज की शायद जाती है, जो एक सब्जी लकड़ी में सी डालते हैं, होती लकड़ी है। की तरह होती है। हाँ, मैम हाँ, यस। तो वो जो है उसमें जो भी खुशबू होती है वो इसकी वजह से होती है। बाकी ये वही है, फूड इंडस्ट्री में यूज होते हैं। इनके स्ट्रक्चर याद कर लीजिएगा, यहाँ ये भी देख लीजिएगा भाई वेनिला बीन में कौन सा प्रेजेंट होता है, बिकॉज ये एनसीईआरटी में लिखा है। बाकी बेटा आयुपेक नॉमेनक्लेचर हम बाद में डिस्कस कर लेंगे अच्छे से। बाकी ये ध्यान रखिएगा, इसे एसिटल्डिहाइड बोलते हैं, और ये जो कंपाउंड है इसका जो नाम है वो है इथेनल, आयुपेक नेम। ये हमारा बेंजेल्डिहाइड है, ठीक है, बेंजीन से अगर सीएचओ ग्रुप लगाओ। बाकी ये जो है ये कॉमन नेम इन्होंने दिया हुआ है बीटा। ये जो सीएचओ होता है ना, ये इससे अगला जो कार्बन होता है वो अल्फा होता है, नेक्स्ट बीटा होता है। ये तो कॉमन नेम है, इसका मैं आयुपक नेम बता देती हूँ। 3 ब्रोमो ब्यूटेनल, ठीक है। ये पहली पोजीशन पे है तो लिखने की जरूरत नहीं है सीएचओ की, तो ये ऑलरेडी कोने पे होता है। तो नंबरिंग का मतलब होता है कि इसमें पहले से ही हमने 1 नंबर दे रखा है, तो इसका नाम है 3 ब्रोमो ब्यूटेनल। बाकी इन्होंने वैसे नाम दिया हुआ है, तो नेमिंग जो है हम बाद में अच्छे से डिस्कस करेंगे, पर थोड़ा बहुत मुझे आपको बताना जरूरी है। जैसे ये जो कंपाउंड है इसका नाम है प्रोपेनोन, अभी बताया था, इसे एसीटोन भी बोलते हैं। बाकी अगर बेंजीन के साथ COCH3 लगाओ, ये मैंने इस तरह से बनाया, इन्होंने देखिए कैसे बनाया है ना, इन्होंने पूरा उसे एक्सपेंड करके बनाया है। तो दोनों ही एसिटोफिनॉन कहेंगे। एसिटोफिनॉन बेटा एक आयुपेक नेम है, ठीक है। ये आयुपेक नेम आप याद रखेंगे। एसिटो मतलब अगर आप भूल जाते हैं ये, तो इस ग्रुप को देखिए, ये जो इधर को लगा हुआ है ये हमारा एसिटो हो गया, है ना, एसिटोन से आ गया। और ये क्या हो गया? फिनॉन, रिंग से आ गया। अब ऐसे ही बेटा ऐसे है प्रोपीफिनॉन, या ये जो बेंजोफिनॉन है दोनों तरफ बेंजीन रिंग लगी हुई है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। नेमिंग जो है आयुपेक नेमिंग हम वो आराम से बाद में डिस्कस करेंगे। ऐसे ही बेटा ये अगर आप देखें ये साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन ये हो गया, ये सीएचओ बाहर लगा हुआ है, कार्बेल्डिहाइड। भाई टोटल कितने कार्बन होने चाहिए? अगर आप देखें इस कंपाउंड में कितने कार्बन है? 6 तो रिंग में, एक किसमें है? बाहर है। भाई आप इसे साइक्लोहेक्सेनल नहीं बोल सकते, क्योंकि साइक्लो मतलब कोई बच्चा बोले कि नहीं नहीं मैं तो साइक्लो, वैसे तो ये नाम गलत है, साइक्लोहेक्सेनॉल बोलूंगा। बेटा हेक्स का मतलब क्या होता है? 6 कार्बन, बाकी और कोई कार्बन तो मेंशन ही नहीं है। जबकि आप इसमें देखिए 6 कार्बन हेक्स में है, और कार्बन मतलब एक कार्बन, तो टोटल 7 कार्बन हो गए ना। तो ये जो है आयुपेक नेमिंग हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। पर सीएचओ को, अगर सीएचओ अकेला प्रेजेंट है, सीएचओ को अल्कोहल से भी प्रेफरेंस मिलती है। अगर अल्कोहल प्रेजेंट हो तो उसको हाइड्रोक्सी बोल दिया जाता है, उसका नाम ओल नहीं यूज किया जाता है, उसका सफिक्स नहीं यूज किया जाता है। सफिक्स तो इसी का यूज किया जाता है, अल। अभी आप देखिए इसका नाम क्या होगा? 3 के बाद ये 4 कार्बन, 5 6 7, तो बेटा इसका नाम होगा 4 ब्रोमो 4 ब्रोमो 3 मिथाइल 3 मिथाइल। 7 कार्बन है, हेप्ट, सिंगल बॉन्ड है सारे, एन ई आगे का नहीं आएगा, क्योंकि भाई दो जो हैं आपके, जिसको हम बोल देते हैं वॉवल्स, वो इकट्ठे नहीं आएंगे, तो अल।
ठीक है, 4 ब्रोमो 3 मिथाइल हेप्टेनल। तो इसको हम वैसे आगे डिस्कस करेंगे। और रिंग के अंदर बेटा सिर्फ कीटोन प्रेजेंट हो सकता है। क्यों भाई? रिंग के अंदर इस साइड भी कार्बन है, इस साइड भी कार्बन है, तो एल्डिहाइड क्या रिंग में हो सकता है? रिंग का पार्ट हो सकता है एल्डिहाइड, जैसे ये कीटोन है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये बस इतना सा है, तो बाकी हम आगे डिस्कस करते हैं। बाकी ये जो नेमिंग है, इन्होंने वही चीज बताई हुई है कि इसको फॉर्मेल्डिहाइड बोलते हैं, इसे एसिटाल्डिहाइड बोलते हैं। ये कॉमन नेम इन्होंने डिस्कस किए हैं। कुछ के नेम आप ध्यान रख लीजिएगा, जैसे ये एक्रोलिन। ये जो एक्रोलिन है ना, ये शायद ये पॉलीमर्स में भी आता है, बाकी ये पॉलीमर इस हमारे कोर्स में नहीं है। ऐसे ही ये देखिए, ये फथेल्डिहाइड, CHO ग्रुप ऑर्थो पोजीशन पे लगा हुआ है बेंजीन रिंग के। दोनों आपस में क्या है, दे आर प्रेजेंट विद एट ऑर्थो पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। तो देखिए, आप देखिए इसका नाम क्या है आयुपेक में, बेंजीन 1,2 डाइकार्बेल्डिहाइड, है ना, 1,2, क्योंकि दोनों ही CHO थे। तो बेंजीन में हो गए 6 कार्बन, डाई का मतलब है 2, कार्बन का मतलब 2 और कार्बन, तो इसीलिए तो बोला है टोटल कितने कार्बन है इसमें, 6 जमा 2 8 है ना। तो ये देखिए बेंजीन 1,2 डाइकार्बेल्डिहाइड। बाकी अगर ये ऐसे प्रेजेंट है तो हम इसको 1 पोजीशन देंगे, ये CHO जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है बेंजीन के, तो बेटा इसका नाम क्या आ जाएगा, 3 ब्रोमो बेंजेल्डिहाइड। तो बाकी इसको 3 ब्रोमो बेंजीन कार्बेल्डिहाइड भी बोलते हैं, या सीधा इसको हम बोल सकते हैं बेंजेल्डिहाइड, क्योंकि मैंने आपको बताया था अगर एक CHO है तो इस कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं, बेंजेल्डिहाइड। मान लो यहाँ पे NO2 लगा हुआ है, तो ये क्या हो गया, 1 2 3 नाइट्रो बेंजेल्डिहाइड। ठीक है, तो ये इसमें है। ऐसे ही बेटा ये कीटोन के बारे में भी इन्होंने लिखा हुआ है, तो हम अब इसको आगे ही डिस्कस करेंगे नेमिंग में। ये समझ में आया सबको? ने क्या करना है, एल्डिहाइड और कीटोन्स। पहले मैं आपको बताने लगी हूं कि भाई एल्डिहाइड और कीटोन्स में हम क्या क्या चीजें पढ़ेंगे। सबसे पहले तो वी विल स्टडीड अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। ये जो कार्बोनिल ग्रुप है एल्डिहाइड और कीटोन में, इसका नेचर पढ़ेंगे। जैसा कि हम हर एक पिछले चैप्टर में भी पढ़ते आ रहे हैं ना, कि सबसे पहले हम स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। जैसे अल्कोहल और फिनॉल में भी हमने OH का स्ट्रक्चर पढ़ा था ना, तो ये इसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद बेटा हमने सेकंड क्या करते हैं, हम हमेशा क्या करते हैं, प्रिपरेशन करते हैं। तो इसमें भी हम अगले स्टेप में प्रिपरेशन करेंगे। लेकिन बेटा ध्यान देना है, 3 तरह की प्रिपरेशन करेंगे। पहली प्रिपरेशन हम करेंगे जब सिर्फ एल्डिहाइड और कीटोन, मतलब दोनों बनाएंगे। ऐसे मेथड्स को हम डिस्कस करेंगे जिनकी हेल्प से हम एल्डिहाइड भी बना सकते हैं और कीटोन भी बना सकते हैं। फिर हम डिस्कस करेंगे वो वाले मेथड जिससे सिर्फ एल्डिहाइड बनेगा। ठीक है, फिर डिस्कस करेंगे वो वाले मेथड जिससे सिर्फ कीटोन बनेगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये वाले जो चैप्टर में काफी रिएक्शंस काफी ज्यादा है। तो आपको शुरू में ही ध्यान रखना है कि पहले हमने सिर्फ ऐसे रिएक्शंस करने जिससे दोनों बन सकते हो, फिर एल्डिहाइड बने और देन कीटोन बने। ये जो पोर्शन है ना बेटा, ये वाला प्रिपरेशन वाला, इसमें कोई रीजनिंग नहीं है खास। इसमें नेम रिएक्शंस है, बाकी रीजनिंग नहीं है। रीजनिंग थोड़ी बहुत जो है, ये जो पार्ट है इसमें हो सकती है। देन बेटा हम बात करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज की। फिजिकल प्रॉपर्टीज में हम बॉइलिंग पॉइंट की बात करेंगे कि एल्डिहाइड और कीटोन्स का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है या ज्यादा होता है। कंपेयर करेंगे उसको अल्कोहल से, और जो हमने पीछे जो ग्रुप करे हैं अल्काइल हैलाइड, उनसे भी कंपेयर करेंगे भाई कि इनका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो ज्यादा होता है कम होता है। ठीक है, उसके बाद सॉल्युबिलिटी की बात करेंगे। सॉल्युबिलिटी में आप सिंपल सा ये पढ़ेंगे कि जो लोअर एल्डिहाइड और कीटोन होते हैं ना, लोअर, जिनमें कम कार्बन होते हैं, वो पानी में सॉल्युबल होते हैं। और आपको पता ही है पानी में अगर मैं पूछ लूं ये चीज सॉल्युबल क्यों है, तो उसका आंसर होगा बिकॉज इट कैन एबल टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद वाटर मॉलिक्यूल्स। तो हम इसको आगे डिस्कस करेंगे। बाकी बेटा हमने हमने उसके बाद क्या करने, केमिकल रिएक्शंस करने। हमने 5 कैटेगरीज पढ़नी है। पहला है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, दूसरा रिडक्शन, तीसरा ऑक्सीडेशन, और चौथा हम करेंगे एल्डोल कंडेंसेशन। और पांचवा जो रिएक्शन है उसमें केनिज़रो रिएक्शन की बात करेंगे और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, जो हम ऑलरेडी पहले कितने सारे कर चुके हैं, हेलोजिनेशन की,
फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन किया, नाइट्रेशन करी, तो वही सेम है। तो अब बेटा आता है कि इसमें ना रीजनिंग कहाँ आती है, क्योंकि रीजनिंग में हम अटकते हैं, या फिर वो जो इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर से रिलेटेड क्वेश्चन होता है ना, कोई भी प्रॉपर्टी के बारे में बोल देते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट का इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखिए इन कंपाउंड्स का। ऐसे ही एक रिएक्टिविटी का भी आता है SN1 और SN2, ऐसे ही इसमें भी आता है। इसमें अगर आप देखें रीजनिंग जो है सिर्फ 1% स्ट्रक्चर में, यहां पे अगर आप देखेंगे जो है आप लगा लीजिए 10 to 20% लगा लीजिए रीजनिंग है। और ये रीजनिंग कुछ 10 to 20 में इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं इस तरह की बॉइलिंग पॉइंट वाली रीजनिंग, तो ये जो है उसकी कॉन्टिन्यूएशन ही है। तो आपको कोई नई चीज याद नहीं करने पड़ेगी, बस एक पॉइंट ध्यान रखना पड़ेगा कि इनका बॉइलिंग पॉइंट एज कंपेयर टू अल्कोहल और अल्काइल हैलाइड जो हमने कर लिया है, कहां स्टैंड करते हैं ये बॉइलिंग पॉइंट के हिसाब से, इनका कम होता है या ज्यादा होता है, ठीक है, वो तब डिस्कस करेंगे। बाकी बाकी जो है ये डी में यहां पे आपको टिक लगा दिख रहा है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी में 5-6 रिएक्शन दे रखे हैं, और इन्हीं रिएक्शन, क्योंकि ये जो रिएक्शंस होते हैं ना, ये इनमें कुछ ऐसे रिएक्शंस होते हैं, ये मतलब सारे रिएक्शंस ऐसे होते हैं जो एल्डिहाइड और कीटोन देते हैं। एक 2,4-DNP टेस्ट भी करेंगे, अमोनिया के साथ रिएक्शन करेंगे, तो वो इसी में आएगा, मतलब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है। और उसके बाद बेटा आपका आता है एल्डोल एंड कैनिजोरो। कभी कभी आप पेपर में देखेंगे, जैसे अभी हमारा जो पेपर आता है डायरेक्टरेट का, एक पेपर आया था आज से शायद 2 साल पहले, 2 प्री बोर्ड थे, मतलब एक दिसंबर में भी हुआ था, एक जनवरी में भी हुआ था। तो बेटा उसमें क्या किया उन्होंने, जो ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर था ना, उसमें ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से 7-8 मार्क्स के क्वेश्चन थे, और सारे क्वेश्चंस जो थे ना कहां से आए थे, ये वाला एल्डोल और कैनिजरो से आए, ये दोनों से ही थे। एल्डोल और कैनिजरो मतलब पूरे चैप्टर में से इन्हीं दोनों में से आ गए थे, एल्डोल और कैनिजरो से रिलेटेड रिएक्शन थे वो। और इसमें एक छोटी सी रीजनिंग आती है, सिर्फ वो आती है एक लाइन की रीजनिंग। वो क्या रीजनिंग है, मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ, अभी आपको समझ में नहीं आएगी। जैसे मैंने आपको बताया था फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड जो है बेटा वो एल्डोल रिएक्शन नहीं देता है, तो वो रीजन पूछ लिया जाता है क्यों नहीं देता, उसका रीजन मैं बाद में बताऊंगी, ठीक है। तो ये सिंपल सा आता है कई, और ये इसका मतलब ये वाला एल्डोल और ये कैनिजरो ये आप बिल्कुल नहीं छोड़ सकते, क्योंकि अगर मान लो आपको पूरे चैप्टर में मान लो आपने सारी चीजें याद कर ली और आपने ये छोड़ दिया कि मैम मेरे से ये नहीं हो रहा, तो ऐसा भी हो सकता है कि चैप्टर में सिर्फ यही आ जाए पेपर में, फिर आप दिक्कत होगी, ठीक है ना। तो ये नहीं छोड़ने, चाहे कुछ भी हो जाए, कितनी भी मेहनत करनी पड़े, ये दोनों को ध्यान में रखना है। अच्छा, और ये मुझे अर्शित ने क्या पूछा है, अर्शित ये पूछ रहा है कि इसमें वो जो रोड मैप के क्वेश्चन भी इस पेपर में आएंगे। बेटा रोड मैप अगर देखा जाए, तुम दूसरी लैंग्वेज यूज कर रहे हो, पर रोड मैप मतलब वही आइडेंटिफिकेशन वाले ना, कि एक कंपाउंड ए दिया हुआ है, उसका ये वाला फॉर्मूला है, उससे दूसरा कोई कंपाउंड बना, बी बना, है ना, ए कंपाउंड दिया हुआ है, इसका फॉर्मूला, उससे बी बना, फिर उससे सी बना, या इक्वेशन भी दे देते हैं कभी कभी, तो उसका फॉर्मूला पूछा जाता है ना, यही वाले, ठीक है। तो बेटा ये क्वेश्चन जो है इस चैप्टर में से आएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, और बैक के क्वेश्चंस बड़े इंपॉर्टेंट है। कई बार सीबीएसई का जो पेपर होता है मेन पेपर, उसमें यही क्वेश्चन आते हैं, पीछे के ही क्वेश्चन डाल देते हैं, और मैंने वही आपको रीजन बताया। कुछ बच्चे जो हैं बहुत मेहनत करते हैं, बड़े मुश्किल से मुश्किल क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन जो सिंपल क्वेश्चन होता है वो ही नहीं कर पाते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना, पूरा जो होता है ना, हमें लगता है ये टॉपिक मुश्किल है और हम मुश्किल क्वेश्चंस पे ध्यान देते रहते हैं, जो सिंपल पार्ट है वो हम छोड़ देते हैं, तो उसका ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब हम जो है ना इसको कल कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे और रिएक्शंस करेंगे।